अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पाइथन डिक्शनरी के मुतालिक। इससे पहले हम लिस्ट, सेट्स और टपल्स के मुतालिक बात कर चुके हैं। उम्मीद है आपको कि वो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई आपको प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का इजहार कीजिए और जो चीज़ आपको पूछनी हो बिला झिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सकूं। तो जैसा कि हमने पहले पाइथन लिस्ट, सेट्स और टपल्स के मुतालिक बात की, उसके बेसिक्स के ऊपर बात की। एडवांस लेवल में तो अभी हम गए नहीं। तो इसी तरह से हम आज डिक्शनरी के मुतालिक बात करें। इन चारों डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स में से डिक्शनरी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। देखिए, लिस्ट, टपल, सेट्स और डिक्शनरी के बगैर पाइथन में हम कुछ कर ही नहीं सकते। लिहाजा मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इनमें आइट्रेशन किस तरह से की जाती है, इनको डिफ़ाइन किस तरह से किया जाता है और इनमें डेटा को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, आज हम उस पर बात करेंगे। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम इसकी बेसिक्स ही ज़्यादातर अपनी गुफ्तगू में शामिल रखेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इसके लूपिंग के हवाले से आपको दे सकूँगा। बाकी जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें जैसे जैसे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनकी एडवांस, जितनी भी इनकी मैनिपुलेशंस हैं, एडवांस वर्किंग जो भी इन डेटा टाइप्स में की जाती है, वो हम साथ साथ करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने जो भी सेशन लिया है तो मेरी नोटबुक खुली होती है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट कैसे किया जाता है। जिन लोगों को नहीं मालूम वो लोग देख लें, जिन लोगों को मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे सिस्टम में जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हुई है। जुपिटर नोटबुक जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो एक वर्किंग फ़ोल्डर होना चाहिए जहाँ पर हम अपनी फाइलें बना रहे हैं या अपना काम सेव कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मेरे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है सिस्टम की ड्राइव में। तो सबसे पहले तो मैं डॉस कमांड के ज़रिए उस फोल्डर को एक्सेस करता हूँ। और भी इसके अलावा कई तरीके हैं, ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। देखिए, मैंने डॉस प्रॉम्प्ट स्टार्ट किया, मैं अपनी ड्राइव में गया। ड्राइव में जाने के बाद मुझे उस फोल्डर में सीडी करना है जिस फोल्डर में मेरा सारा काम है या जो मेरा वर्किंग फोल्डर है। cd PyCourse, देन cd बुक्स। अब इस फोल्डर में मैं चाहता हूं कि मैं जो भी जुपिटर नोटबुक के ऊपर काम करूं, मेरी हर नोटबुक इस फोल्डर में सेव हो। तो मैं इस फोल्डर में खड़े होकर जुपिटर नोटबुक कमांड पास कर देता हूं। जब मैं कमांड पास कर दूंगा तो सिस्टम जुपिटर नोटबुक, जब मैं कमांड पास करूंगा तो जुपिटर नोटबुक क्या करेगा, मेरे इस फोल्डर को जहां पर खड़े होकर मैंने इस जुपिटर को स्टार्ट किया है, इस फोल्डर को एज ए वर्किंग फोल्डर कंसिडर करना शुरू कर देगा और इस फोल्डर में जितनी भी फाइलें हैं मुझे डिस्प्ले कर देगा। ये देखिए, तमाम फाइलें मुझे नज़र आ रही। अब हम यहाँ पर खड़े होकर एक न्यू फाइल जनरेट करते हैं पाइथन 3 इन्वायरमेंट में। वो हमने जनरेट की। जनरेट करने के बाद सबसे पहला काम तो हमें ये करना चाहिए बुक खोलने के बाद कि अपनी नोटबुक का नाम तब्दील कर देना चाहिए, ताकि आइंदा जब हम इसको एक्सेस करना चाहें तो हमें नाम से बआसानी वो बुक अपने फोल्डर में मिल सके। हम इस बुक का नाम देते हैं पाइथन डिक्ट, राइट। अब हमने इसको रीनेम कर दिया। अब ये जब भी मेरी बुक सेव होगी तो इस नाम से सेव हो जाएगी। जुपिटर नोटबुक अपनी हर नोटबुक को एक मखसूस टाइम के बाद ऑटोमेटिकली सेव करता है। तो अगर मैं इसका नाम नहीं दूंगा तो ये अनटाइटल्ड के नाम से सेव होती रहेगी। तो फिर इतनी सारी अनटाइटल्ड फाइल्स मेरे फोल्डर में मुझे नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, अनटाइटल्ड 1, अनटाइटल्ड 2, अनटाइटल्ड 3, कि मुझे उसमें से अपने रिक्वायर्ड बुक को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मुझे हर एक बुक के अंदर जाकर उसको खोल के देखना पड़ेगा कि क्या ये मेरी रिक्वायर्ड बुक है। अगर मैं इसका नाम डिस्क्रिप्टिव लिख दूंगा तो उससे मुझे फ़ायदा ये है कि मैं अपनी बुक्स को वहाँ देखकर इसके फोल्डर में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी बुक्स बनी हुई हैं। अभी देखिए, अनटाइटल्ड और अनटाइटल्ड 1 के नाम से। अब मुझे इनको खोल के देखना पड़ेगा कि इनमें क्या है। अगर ये फालतू बेकार हैं तो फिर डिलीट करना पड़ेगा।
और अगर ये किसी काम की हैं तो मुझे इनको रीनेम करना हो, तो इसीलिए मेरा आपको मशवरा ये है कि बुक का नाम चेंज कर दिया करें। तो आइए मज़ीद वक्त ज़ाया किए बग़ैर हम अपने डिक्शनरी के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे ये मौजू एडवांस होता चला जाएगा, आपके लिए इसमें बहुत सारी दिलचस्पियों का सामान पैदा होता चला जाएगा। अगर आप शौक़ से आगे बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं तो आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने चैनल में नए आने वाले व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ और उनसे कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं, अगर आपको मेरी इंस्ट्रक्शन समझ में आती हैं, अगर मेरा जो सेशन आपको समझ में आता है तो शेयर कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। अगर कोई आपको खामी नज़र आती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का इजहार करें। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उस खामी को जल्द अज जल्द दूर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जिस तरीके से हम लिस्ट, टपल्स या किसी टेक्स्ट वेरिएबल या नंबर वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए एक वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ स्टूडेंट्स। प्रोफेशनली जब भी आप अपनी प्रोग्रामिंग का आगाज़ करें या किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं और उसके साथ साथ आपके जो प्रोग्राम हैं उनके नाम बड़े डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए ताकि कुछ अर्सा के बाद जब आप ख़ुद उनको खोलें तो आप ख़ुद ही ना भूलें, वो आपको वो चीज़ें बआसानी मिल जाएं। तो आइए एक डिक्शनरी इनिशियलाइज़ करते हैं। जिस तरीके से हम लिस्ट जब इनिशियलाइज़ करते हैं तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। सेट को इनिशियलाइज़ करते हैं तो हम सेट और ब्लैंक पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। जब हम टपल्स को इनिशियलाइज़ करते हैं तो हम सिर्फ ब्लैंक पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। एक नज़र उसकी तरफ डाल लेते हैं, चलें देख लेते हैं। लिस्ट इनिशियलाइज़ करने के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किए। सेट इनिशियलाइज़ करने के लिए हम इस तरह से उसको इनिशियलाइज़ करते हैं और टपल इनिशियलाइज़ करने के लिए हम ये ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डिक्शनरी को इनिशियलाइज़ करने के लिए हम डबल कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं, ब्लैंक। तो आइए इन तीनों को ख़त्म कर देते हैं, ये आज का हमारा मौजू नहीं है। लेकिन ये तीनों चीज़ें कभी भी इसके साथ शामिल हो सकती हैं, हमारी मज़ीद जो हम गुफ्तगू करेंगे उसके अंदर शामिल हो सकती हैं। तो वो चीज़ें जहन में रखिएगा जो मैंने आपको पहले बताई थी, और वो चीज़ें अब लिंकअप होनी शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। जो हम पीछे करके आए हैं अब वो तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक होनी शुरू हो जाएंगी। वो बिल्कुल ही बेसिक था, बिल्कुल एक ये समझ लें कि चलना सीखना था। अब हम कुछ थोड़ा सा चलने लगे, अब हम भागेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह रेस भी जीतेंगे। ये देखिए डिक्शनरी को इनिशियलाइज करने के लिए डबल कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इक्वल टू डबल कर्ली ब्रेसेस। अगर मैं इस सेल को रन करूं और रन करने के बाद इसकी टाइप प्रिंट करूं, प्रिंट टाइप ऑफ स्टूडेंट, तो सिस्टम मुझे बताता है कि जो आपने स्टूडेंट नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है इसकी टाइप डिक्शनरी है। राइट, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि हम किसी भी और दूसरे वेरिएबल की टाइप डिफाइन करते हैं और किसी भी दूसरे वेरिएबल की टाइप मालूम करते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ की टाइप मालूम कर सकते हैं पाइथन में। बस ये जहन में रखिए, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइप मालूम कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट बेसिकली है क्या। और वाइल प्रोग्रामिंग भी हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। ये इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन है ताकि आपके जहन में रह जाए। ठीक है, हमने एक ब्लैंक डिक्शनरी डिफाइन की। अगर हम ये पूछें कि इस डिक्शनरी की लेंथ कितनी है, सिस्टम कहता है 0, देयर इज नो एलिमेंट इन दिस डिक्शनरी। अब हम इस डिक्शनरी में एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं। वो किस तरह से, हम इस सेल में डिफाइन कर लेते हैं स्टूडेंट इक्वल टू डबल कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, पाइथन में डिक्शनरी की हैसियत वही है जो आपकी लाइफ में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की या उर्दू लुगत की है। उर्दू लुगत के अंदर वो तमाम अल्फाज मौजूद होते हैं जो उर्दू में बोले जाते हैं। इसी तरह से डिक्शनरी में वो तमाम अल्फाज मौजूद होते हैं जो अंग्रेज़ी में बोले जाते हैं, या किसी भी ज़बान की लुगत या डिक्शनरी में वो तमाम अल्फाज मौजूद होते हैं जो उस ज़बान में बोले जाते हैं। अब अल्फाज लातादाद और बेहिसाब होते हैं, उनकी कोई लिमिट या कोई कैद नहीं है। कोई भी डिक्शनरी या कोई भी लुगत अपनी लैंग्वेज के तमाम अल्फाज को कवर
बमुश्किल ही कर पाती होगी। इसी अंदाज में, क्योंकि उस डिक्शनरी की या उस लैंग्वेज की कोई लिमिट नहीं है, इसी अंदाज में पाइथन में इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटा स्टोरेज की कोई लिमिट नहीं है। इस डिक्शनरी में आप जितना चाहें डेटा स्टोर कर सकते हैं, पाइथन आपको कभी भी नहीं रोकेगा कि आपने ज़्यादा डेटा डाल दिया है। इस डिक्शनरी में आप पूरी बुक्स रख के डाल सकते हैं। जिस तरह से आप किसी भी डिक्शनरी में किसी वर्ड के मीनिंग जब तलाश कर रहे होते हैं, तो आपके पास एक चीज़ होती है वर्ड, उसके मीनिंग आपको नहीं पता होते, वो मीनिंग आप उस डिक्शनरी में से ढूंढते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस वर्ड को लेके आप उस डिक्शनरी में जाते हैं और पूछते हैं कि इस वर्ड की डिस्क्रिप्शन मुझे बताओ। तो वो वर्ड एज ए की आपके पास होता है और उस की से आप उसकी डिस्क्रिप्शन को खोलना चाहते हैं। वो डिक्शनरी आपको उस वर्ड की डिस्क्रिप्शन बताती है कि बेसिकली इस वर्ड की पैदाइश कब हुई, ये कौन सी ज़बान का है, इसके मायने क्या हैं, ये वर्ब है या नहीं है, ये एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या चीज़ है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, पूरी उसकी हिस्ट्री आपको डिक्शनरी बताती है। इसी तरह से पाइथन में जब हम डिक्शनरी में एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, तो हर एलिमेंट की एक की होती है और उस की के सामने उसकी डिस्क्रिप्शन हम डिफाइन कर रहे होते हैं। किस तरह से करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक की है नेम। इस नेम की डिस्क्रिप्शन क्या है? इस नेम की डिस्क्रिप्शन ये है, जब भी मैं पाइथन से पूछूंगा कि मुझे इस स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी में से नेम बताओ, इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, तो ये मुझे बताएगा आरिफ खान नाम है। इसी तरह से दूसरी की हम डिफाइन करते हैं एड्रेस। अच्छा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने ये की वैल्यू कैपिटल ए लिख दी है, तो जब हम तेज़ी के साथ प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो प्रोग्रामिंग के दौरान हमें इन चीज़ों का एहसास नहीं होता बाज़ों का कि कहाँ मैंने कैपिटल लिखा था और कहाँ कैपिटल नहीं लिखा था। तो बार बार कैपिटल और स्मॉल कैप्स अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरे प्रोग्राम के अंदर एरर्स बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए इस बात को आदत बना लें कि कीज़ जब भी डिफ़ाइन करें स्मॉल ही डिफ़ाइन करें या कैपिटल डिफ़ाइन कर लें। तो आप इस चीज़ से जान छूट जाएगी कि आपकी टाइपिंग जब आप करते हैं किसी की के नाम को, तो जब वो की कहीं यूज़ करेंगे तो आपके जहन में ये होगा कि मेरी तो सारी कीज़ कैपिटल ही होती हैं, तो मुझे कैपिटल ही लिखना है। अगर स्मॉल लिख देंगे तो सिस्टम उसको नहीं समझेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम इस एड्रेस को डिफाइन करते हैं, इसकी वैल्यू बताते हैं या इसकी डिस्क्रिप्शन बताते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन है कराची। अब हम एक और एलिमेंट इसमें डालते हैं, एज। इसकी डिस्क्रिप्शन है ये, इसमें कोई भी वैल्यू नंबर हो सकती है या करेक्टर हो सकती है, लेकिन की हमेशा करेक्टर होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस बात का क्या मतलब है। एज, इस एज को मैं इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ एज ए स्ट्रिंग, और इस एज को मैं एज अ नंबर भी डिफाइन कर सकता हूँ। ये आपके ऊपर है, आपको अगर किसी वैल्यू से कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो आप उसको नंबर रख दें। अगर नहीं भी रखते नंबर, आपने उसको एज ए स्ट्रिंग डिफाइन किया है, तो उस कैलकुलेशन परफॉर्म करने से पहले आप उसकी टाइप को चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बताने मकसद ये था कि इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एज डाल दी, उसके बाद मैं कोर्सेज डाल देता हूँ। कोर्स डाल देता हूँ, कोर्स। अब क्योंकि एक स्टूडेंट, अब अगर स्टूडेंट ही डिफाइन कर रहे हैं तो फिर एज तो स्टूडेंट के हिसाब से रखेंगे, 25 ईयर्स, राइट। कोई भी स्टूडेंट जो किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल के अंदर पढ़ रहा होता है, वो किसी एक सब्जेक्ट को स्टडी नहीं कर रहा होता, उसके पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए इस कोर्स नाम की में हम एक लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, चीज़ें लिंक होना शुरू हो रही हैं। लिस्ट डिक्शनरी के साथ आके अटैच हो रही है। ठीक है, एक लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। लिस्ट में इंग्लिश एक कोर्स है, एक कोर्स है
मैथ, एक कोर्स है फिजिक्स। फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। एक कोर्स है कंप्यूटर साइंस इज आल्सो माय फेवरेट सब्जेक्ट। राइट, ये हमने एक डिक्शनरी डिफाइन की। हमने इस डिक्शनरी की डेफिनेशन में इसको ये बताया है कि इस डिक्शनरी में जो कीज हैं वो कीज ये हैं: नेम, everything which is at the left side of this column is known as key। हर वो चीज जो इस कॉलन से उल्टी तरफ है वो की है, और इस कॉलन के राइट साइड पे जो कुछ है वो उस की डिस्क्रिप्शन या उसकी वैल्यू है। ये एक डिक्शनरी है जिसमें स्टूडेंट्स का डेटा रखा हुआ है। इस डिक्शनरी में एक की है नेम, उस नेम के अंदर वैल्यू डली है आरिफ खान। उसके बाद एक की है एड्रेस, उसकी वैल्यू कराची। एक की एज, उसकी वैल्यू 25। एक की है कोर्स, उसकी वैल्यू भी एक लिस्ट है, यानी उस कोर्स के आगे कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, उसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। आइए इस लिस्ट को डिफाइन कर देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं सेल को। सेल एग्जीक्यूट किया, हमारी लिस्ट डिफाइन हो गई। अब इस लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं कि सिस्टम ने इसको किस तरह से अरेंज करके रखा है। प्रिंट स्टूडेंट, ये देखिए हमारी डिफाइन करदा डिक्शनरी हमें अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है। साथ साथ एक बात और नोट कर लें, वो लोग जो जावा या किसी और लैंग्वेज में काम कर चुके हैं, जावा में हम इस डिक्शनरी को हैश मैप्स कहते हैं, या इस डिक्शनरी को हम एसोसिएटिव एरे भी कहते हैं। फर्क इतना है कि हैश मैप डिफाइन करते वक्त हमें नेम इक्वल टू आरिफ खान डिफाइन करना होगा। इस कॉलन के साइन की जगह हम इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम एसोसिएटिव एरे इस्तेमाल कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में इस कॉलन की जगह, फॉर एग्जांपल अगर मैं हैश मैप बनाऊं तो इस कॉलन की जगह मैं यहाँ डिफाइन करूंगा इक्वल टू। लेकिन अगर मैं एसोसिएटिव एरे बनाऊं तो मैं इस कॉलन की जगह इस्तेमाल करूंगा इक्वल टू ग्रेटर देन। राइट, हर इक्वल टू वो हर कॉलन इक्वल टू ग्रेटर देन से रिप्लेस हो जाएगा या हर कॉलन इक्वल टू से रिप्लेस हो जाएगा। इस वक्त क्योंकि हम पाइथन में काम कर रहे हैं तो पाइथन में इस चीज को डिक्शनरी कहते हैं। तो डिक्शनरी डिफाइन करने के लिए की और उसकी वैल्यू के दरमियान में कॉलन साइन लगाया जाता है ताकि सिस्टम इसको आइडेंटिफाई कर सके कि की कौन सी है और वैल्यू कौन सी है। एक और टर्मिनोलॉजी है जो इस डिक्शनरी के लिए यूज की जाती है, उस टर्म को हम कहते हैं जेसन। वो जेसन फॉर्मेट कहलाता है। जेसन फॉर्मेट एब्रीविएशन है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का। तो इस डिक्शनरी के आपको अभी तक 4 नाम पता चले। एक तो डिक्शनरी है, दूसरा एक डिक्शनरी है, हैश मैप्स है, एसोसिएटिव एरे है, जेसन। जब भी इन 4 नामों का आप सुनेंगे तो आपके जहन में ये डिक्शनरी का स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि डेटा इसी शेप में रखा होगा। हमने डिक्शनरी को डिफाइन कितना करते हैं ये सीखा, इसको किन किन नामों से पुकारा जाता है ये पता हमने चलाया, इसकी लेंथ किस तरीके से चेक की जाती है, वो लेंथ चेक करने का तरीका वही है जो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की लेंथ चेक करने का तरीका है। पहले हमने इसकी जब लेंथ चेक की थी, जिस वक्त हमने इसको ब्लैंक डिफाइन किया था, इसकी लेंथ 0 थी। अब देखते हैं इसकी लेंथ कितनी आती है। स्टूडेंट, आपके ख्याल से इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? मैंने आपको लिस्ट की जब हमने लेंथ मालूम की थी तो मैंने आपको बताया था कि जितने एलिमेंट अंदर होंगे वही उसकी लेंथ है। या सेट या टपल की जब हम लेंथ मालूम करते हैं तो जितने एलिमेंट अंदर होते हैं उतनी उसकी लेंथ होती है। अब इस डिक्शनरी में आपके ख्याल में कितने एलिमेंट्स हैं? आइए चेक करते हैं। जो जो आपने सोचा है वो अपने जहनों में रखिए और रिजल्ट्स को देखिए। इसकी लेंथ है 4। क्यों है इसकी लेंथ 4? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
इसमें तो 11 है। अगर मैं 0 से भी काउंट करूं तो 10 है। 4 इसलिए बता रहा है क्योंकि मुझे जब मैं डिक्शनरी की लेंथ मालूम करता हूं तो ये मुझे सिर्फ कीज की तादाद गिन के बताता है कि इसमें कितनी कीज हैं। की 1, की 2, की 3 एंड की 4। ये जितने एलिमेंट लिखे हुए हैं इस लिस्ट में, ये इस की लेंथ है। अगर मैं इस की लेंथ मालूम करूंगा तो फिर मुझे ये बताएगा 0, 1, 2, 3। ऐसी सूरत में मुझे 4 इसका रिजल्ट देगा, लेकिन इंडेक्स तो 0 से ही शुरू होता है। इसी तरह से 0, 1, 2, 3, लेकिन टोटल लेंथ बनी 4। तो इस तरीके से जब मैं डिक्शनरी की लेंथ मालूम करता हूं तो मुझे कीज काउंट करके सिस्टम बताता है कि इस डिक्शनरी में कितनी कीज हैं। राइट, इन चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अब मुझे अगर ये प्रिंट करना हो कि ये बताओ कि इस डिक्शनरी में जो नेम नाम की एक की है उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, तो इसको हम एक्सेस किस तरह से करते हैं। प्रिंट फ्रॉम स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी में जाओ और वहां पे नेम के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमें दिखाओ। अब इसको प्रिंट करते हैं। देखिए आरिफ खान, सिस्टम ने प्रिंट करके मुझे दिखाया आरिफ खान। अगर कोई ऐसी की मैं एक्सेस करना चाहूँ जो की इसमें मौजूद नहीं हो, मेरे पास की कौन कौन सी मौजूद है, मेरे पास नेम एक की है, एड्रेस एक की है, एज एक की है, कोर्स एक की है। अब अगर मैं कोई ऐसी की एक्सेस करना चाहता हूँ जो इस डिक्शनरी में डिफाइंड नहीं है तो मुझे सिस्टम क्या जवाब देगा, ये देखिए। डेफिनेटली एरर देगा, लेकिन एरर किस नौयत का होगा ये ज़रा चेक कीजिए। फोन, फोन नाम की कोई की मौजूद नहीं है। देखिए सिस्टम मुझसे क्या कह रहा है, सिस्टम कह रहा है कि की एरर। आपने जो की डिफाइन की है वो एक एरर आपने मुझसे पूछ लिया, ये की तो इसमें है ही नहीं। तो इस एरर की हमें हैंडलिंग करनी होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जब हम किसी ऐसी की के बारे में अपनी डिक्शनरी से सवाल करें जो इसमें मौजूद नहीं हो, तो सिस्टम बजाय इसके कि हमें एरर रिटर्न करे, हमें ये कह दे कि ये की इसमें मौजूद नहीं है। तो उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है, स्टूडेंट डॉट गेट नेम। फॉर एग्जाम्पल हम पहले नेम को गेट करते हैं, नेम इसके अंदर है मौजूद, आरिफ खान दिखा दिया। अब मैं इसी को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, लेकिन फोन नाम की इसमें देता हूँ। अब देखिए सिस्टम मुझसे क्या कहेगा, सिस्टम कहेगा नॉन, एरर नहीं दिया। नॉन का मतलब ये है कि ये की इसमें मौजूद नहीं है। इस गेट फंक्शन का एक और फ़ायदा ये है कि मैं अपनी मर्ज़ी का जवाब या अपनी मर्ज़ी का आंसर जो कि डिक्शनरी को मुझे रिप्लाई करना चाहिए वो मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अभी देखिए उसने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे क्या रिटर्न किया है, नन। अब मैं ये यहाँ पर अगर ये लिख दूँ की नॉट प्रेजेंट, तो अब जब मैं इस सेल को रन करूँगा तो अब मेरे पास क्या एरर आएगा, अब मेरे पास क्या मैसेज आएगा, की नॉट प्रेजेंट। बजाय इसके कि मेरा सिस्टम मुझे एरर दे और सिस्टम एग्जीक्यूशन से बाहर निकल जाए, तो मैं अपने सिस्टम को इस तरह से एरर फ्री करने के लिए अपने मैसेजेस डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ डिक्शनरी में। बाकी और एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक तरीकाकार है जो हम आगे जाके देखेंगे। सिर्फ डिक्शनरी में अगर कोई की मौजूद ना हो, हम अपनी मर्जी का मैसेज रिटर्न कराना चाहें तो हम अपनी मर्जी का मैसेज लिख सकते हैं। नहीं डिफाइन करना चाहें तो हम सिर्फ गेट फंक्शन यूज कर लें, सिस्टम हमें नॉन रिटर्न कर देगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब मेरी इस डिक्शनरी में यहां देखें मैंने फोन नाम की कोई की नहीं शामिल की है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें एक की और आ जाए। मेरे पास स्टूडेंट ने अपना फ़ोन नंबर भी अपना लिखवा दिया है, तो वो फ़ोन नंबर भी उसके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। तो मैं फ़ोन नंबर को इसके रिकॉर्ड का हिस्सा किस तरह बनाऊंगा, फ़ोन नंबर को इसके रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए मैं इसमें लिखता हूँ स्टूडेंट फ़ोन
इक्वल टू दिस। मैंने इससे कहा कि स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी में जाओ, एक की फोन नाम की क्रिएट करो और उस की के अंदर डिस्क्रिप्शन में ये नंबर डाल दो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इस डिक्शनरी को दोबारा प्रिंट करते हैं। ये देखिए फोन नाम की जो की है वो मेरी डिक्शनरी में स्टोर हो चुकी है। अब अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूं तो देखिए पहले इसने मुझे लेंथ बताई थी 4, अब मेरे पास लेंथ आएगी 5, क्योंकि एक की का मैंने इजाफा कर दिया। तो इस तरह से हम अपनी कीज को ऐड कर सकते हैं। कोई भी नई आने वाली कीज जो कि किसी एक रिकॉर्ड का हिस्सा हो, हम उसको शामिल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मुझे अपनी डिक्शनरी को अपडेट करना हो तो मैं अपडेट भी कर सकता हूं। पूरी की पूरी डिक्शनरी को अगर मुझे अपडेट करना हो तो मैं अपडेट की मदद से इसको अपडेट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट डॉट अपडेट और इस पूरी डिक्शनरी की कीज और वैल्यूज अगर मैं डिफाइन कर दूं यहां, तो वो सारे रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। ये मैं आपके लिए काम छोड़े जा रहा हूं। आप डिक्शनरी को अपडेट करके चेक कीजिए कि डिक्शनरी अपडेट किस तरह से होती है। अपडेट का सिंटैक्स मैंने लिख दिया है और ये भी लिख दिया है कि अपडेट करने पे आप सबसे पहले की डिफाइन करेंगे, उसके बाद वैल्यू डिफाइन करेंगे। अपडेट का मकसद होता है कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के अंदर अपडेशन करना चाहते हैं आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक करके चेक कर लेते हैं। अपडेट नेम मोहम्मद अली। अब अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं। देखिए जहां नाम आरिफ खान लिखा था अब वहां मोहम्मद अली आ गया। इसका मतलब यह है कि मेरा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो था उसके नेम की के अंदर जो वैल्यू रखी थी मैंने वो वैल्यू अपडेट कर दी। इसी तरह से मैं इसमें से वैल्यूज को डिलीट भी कर सकता हूं। अगर मुझे किसी की को डिलीट करना हो, वैल्यू को डिलीट करने का मकसद है कि आप किसी की को डिलीट कर रहे हैं, वैल्यू डिलीट करेंगे तो की ब्लैंक हो जाएगी। राइट, अब ये चेक कीजिएगा, अगर मुझे किसी की को डिलीट करना हो, DEL स्टूडेंट, उसके बाद की का नाम नेम। फॉर एग्जाम्पल नेम नहीं करते, हम फोन कर लेते हैं। फोन, यहाँ फोन आपको नाम, यहाँ पर आपको फोन नाम की नजर आ रही है। इस की को अगर हमें डिलीट करना हो तो DEL स्टूडेंट और फोन नाम की आपने डाल दी। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे और अब दोबारा इस डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं, देखिए फोन नाम की डिक्शनरी से ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरह से हम अपनी कीज को डिलीट भी कर सकते हैं। ये काम करने के बाद हमने एडिशन कर लिया, अपडेशन कर लिया, डिलीशन कर लिया। इसी तरह से हम जिस तरह से हमने डिलीट किया है, इसी तरह से हमने आपको बताया था लिस्ट सेक्शन में कि लिस्ट में से वैल्यूज को आप पॉप कर सकते हैं। पॉप और डिलीट में फ़र्क ये होता है कि जब आप डिलीट कर रहे होते हैं तो वो आपको रिटर्न में ये नहीं बताता कि मैंने किस चीज़ को डिलीट किया, लेकिन पॉप आपको रिटर्न करके बताता है कि मैंने किस चीज़ को डिलीट किया। फॉर एग्जांपल मैं फ़ोन नाम की जो एक की हमने डिलीट कर दी है उसको दोबारा ऐड कर देते हैं। ऐड किया, हम अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं। देखिए फ़ोन यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब अगर मैं इसी फ़ोन को, फ़ोन नाम की को जिसको हमने पहले डिलीट किया था, अब हम इसको पॉप कर दें तो सिस्टम जब इसको डिलीट करेगा तो हमें ये बता रहा होगा कि उसने किस चीज़ को डिलीट किया। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट डॉट पॉप व्हाट इज टू बी पॉप्ड, फोन। ये देखिए जब इसने पॉप किया तो हमें बता दिया कि जब मैंने इस की को निकाल दिया और इस वैल्यू को भी ख़त्म कर दिया। वैल्यू उसके अंदर ये थी,
ये हम अपने प्रोग्रामिंग में इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होंगे। अब देखिए, मैं अपनी डिक्शनरी को दोबारा प्रिंट करके चेक करता हूँ कि अब इसके अंदर ये फ़ोन नाम की है या नहीं। की गायब हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये की ख़त्म हो गई। जब भी मैं अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ, हम इसको यहाँ नीचे वाले सेल में ले लेते हैं। जब भी मैं इसको प्रिंट करता हूँ मेरी पूरी डिक्शनरी मुझे नज़र आती है, लेकिन अगर मुझे ये मालूम करना हो कि मुझे ये प्रिंट करना हो कि मेरी डिक्शनरी में जो कीज़ हैं खाली वो प्रिंट हो जाएं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, प्रिंट स्टूडेंट डॉट की, स्टूडेंट डॉट कीज प्रिंट करें। ये देखिए हमारे पास किस तरह से रिप्लाई आया है कि आपकी डिक्शनरी में ये कीज मौजूद हैं, लेकिन इस रिप्लाई की शक्ल क्या है, इस रिप्लाई की शक्ल है लिस्ट। ये एक लिस्ट की सूरत में सिस्टम ने मुझे रिप्लाई दिया है। मेरे पास कौन कौन सी कीज मौजूद है, नेम मौजूद है, नेम यहाँ नज़र आ रहा है, एड्रेस मौजूद है, एड्रेस दिख रहा है, एज मौजूद है, एज दिख रही है, कोर्स मौजूद है और कोर्स दिख रहा है। लेकिन देखिए चीज़ें एक दूसरे के साथ अब लिंकअप होना शुरू हो रही हैं। डिक्शनरी मुझे हमेशा अपनी कीज़ की लिस्ट देती है, क्योंकि एक की तो है नहीं उसमें, वो मुझे लिस्ट की सूरत में रिप्लाई करती है। मैं इस की लिस्ट को एक वेरिएबल में भी स्टोर कर लेता हूँ। हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके चेक करते हैं कि उस वेरिएबल की क्या सूरत है। की लिस्ट इक्वल टू स्टूडेंट डॉट कीज, तमाम कीज जो है वो के में स्टोर हो गई। अब मैं के को प्रिंट करूं, देखिए के मुझे क्या कह रहा है, इसकी टाइप क्या है, मैं जरा के की टाइप तो चेक करूं। इसकी टाइप है डिक्ट कीज, अ लिस्ट ऑफ डिक्ट कीज, राइट। अब इस लिस्ट ऑफ डिक्ट कीज में से मैं इस लिस्ट को अलग निकाल सकता हूं। हम इस तरीके की चीज़ों को के ऊपर काम करेंगे कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के अंदर से किस तरीके से काम किया जाता है, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज किस तरह से बनाते हैं, उसमें कैसे काम करते हैं, डेटाबेस किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, डेटाबेस से आने वाले रिकॉर्ड्स के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। इसी तरह से ये तो हमने निकाली कि डिक्शनरी में कौन कौन सी कीज़ हैं। इसी तरह से हम डिक्शनरी में मौजूद वैल्यूज़ को भी अलग निकाल सकते हैं। प्रिंट स्टूडेंट डॉट वैल्यूज़, वैल्यूज़ एक फंक्शन है, कीज़ एक फंक्शन है, जो हमें इन रिटर्न एक दूसरी क्लास फराहम करता है। अब इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं क्या प्रिंट होता है। ये देखिए डिक्शनरी वैल्यूज़ के नाम से एक लिस्ट बनी है और उस लिस्ट के अंदर वो तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं जो इन कीज़ के अगेंस्ट हमने डाली हुई हैं। अब देखिए हमने कीज़ को अलग निकाल लिया और वैल्यूज़ को अलग निकाल लिया, हम चाहें तो इनको मिला के एक साथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि किस तरीके से इसको पार्स किया जाता है, इसको कहते हैं पार्सिंग करना। इसी तरह से अगर मैं ये प्रिंट करूं, स्टूडेंट डॉट आइटम्स, तो अब क्या सिस्टम प्रिंट करके देता है। देखा आपने ये कितनी मज़ेदार चीज़ हुई है। इस डिक्शनरी के साथ काम करते हुए हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ये डिक्शनरी हमें जवाब दे रही है लिस्ट की शक्ल में, ये डिक्शनरी हमें जवाब दे रही है टपल की शक्ल में, ये डिक्शनरी हमें जवाब दे रही है लिस्ट ऑफ टपल की शक्ल में। अभी देखिए इसने एक लिस्ट क्रिएट की और उस लिस्ट के अंदर हर की के साथ उसकी वैल्यू को एज अ टपल हमें डिफाइन करके बता दिया कि ये आपके पास उस डिक्शनरी के आइटम्स हैं। अब इस टपल में मैं कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकता, अब ये इम्यूटेबल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी मज़ेदार और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें आपके सामने आएंगी अभी।
थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, जब हम स्पीड अपनी तेज करेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए काम में बहुत ज़्यादा स्पीड लेकर आएंगी खुद। ठीक है, तो ये हमने इस डिक्शनरी से उसकी कीज निकाली, उसकी वैल्यूज निकाली, और फिर इसके आइटम के फंक्शन को यूज करते हुए हमने उस डिक्शनरी के टपल जनरेट करा लिए। ये आपके पास आ गए टपल्स। अब हम आपको ये बताते हैं कि इन अभी देखिए जो लिस्ट आपको नजर आ रही थी डिक्शनरी की, जो कीज हैं वो एक लिस्ट में नजर आ रही थी। अगर ये इन कीज को मैं एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहूँ तो मुझे एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप क्योंकि आज का हमारा टॉपिक नहीं है, तो लिहाजा मैं सिर्फ लगा के आपको दिखा देता हूँ कि ये स्ट्रिंग की सूरत में किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगी। डिटेल में हम फॉर लूप के सेक्शन में बात करेंगे। फॉर की इन स्टूडेंट प्रिंट की, देखिए ना ये लिस्ट है, ना टपल है, ना डिक्शनरी है, ये कुछ भी नहीं है। अब ये टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब ये टेक्स्ट की सूरत में आपको नजर आ रहा है। इसी अंदाज में आप वैल्यूज प्रिंट करके चेक कीजिए कि वैल्यूज किस तरह से दिखती हैं। मैं आपको की और वैल्यूज दोनों साथ मिला के किस तरीके से प्रिंट करते हैं वो बताता हूं। फॉर की कॉमा वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स। क्योंकि की और वैल्यूज, या तो की आपको मिली थी या वैल्यूज आपको मिली थी लिस्ट की सूरत में, और की आपको मिली थी लिस्ट की सूरत में, लेकिन आइटम्स के अंदर की और वैल्यूज दोनों एक टपल की सूरत में मिले थे। तो अब हम उस टपल को खोलना चाहते हैं, तो हम इससे कहते हैं कि स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी में के आइटम्स को रिटर्न करो, कीज को डाल दो की नाम के वेरिएबल में, और वैल्यूज को डाल दो वैल्यू नाम के वेरिएबल में। टपल को खोल दो, टपल को पार्स कर दो। तो इसने टपल को जब ये पार्स करेगा और मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो किस तरह से प्रिंट करूँगा? प्रिंट की वैल्यू। अब देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओह सॉरी, मैंने एक ब्रेस जो है वो ज़्यादा लगा दिया। रन करते हैं। ये देखिए कीज आपको नज़र आ रही हैं, नेम, एड्रेस, एज, कोर्स। वैल्यूज आपको नज़र आ रही हैं, नेम में मोहम्मद अली है, एड्रेस में कराची है, एज में 25 और कोर्स के अंदर ये लिस्ट है। इस लिस्ट को जब अगर हम किसी डिक्शनरी की किसी स्पेसिफिक की को प्रिंट करते हैं, जिस तरह से हमने नेम को जब प्रिंट किया था, यहाँ पर कहाँ गया, नेम को प्रिंट किया था, कहाँ किया था, ये जिस तरह से हमने नेम को प्रिंट किया था, हम नीचे ले आते हैं इसको। इसी तरह से मैं इसमें अगर कोर्स की वैल्यू पास कर दूं, अब प्रिंट करते हैं कोर्स, स्पेस डालना हटाना भूल गए। ये देखिए हमारे पास लिस्ट ऑफ कोर्सेज प्रिंट हो गई। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि इस लिस्ट ऑफ कोर्सेज की लेंथ कितनी है, ये मुझे चेक करनी है, ये आप चेक कीजिए। उसके बाद इस लिस्ट ऑफ कोर्सेज में से 0 इंडेक्स पे क्या है ये आप प्रिंट करके चेक कीजिए, 1 इंडेक्स पे क्या है ये आप प्रिंट करके चेक कीजिए। चलें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इस तरह से प्रिंट करेंगे। लिस्ट ऑफ कोर्स का इंडेक्स 0 पर क्या है, अगर आपने लिस्ट सेक्शन नहीं देखा या कुछ जहन से निकल गया है तो लिस्ट सेक्शन को दोबारा स्टडी कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि लिस्ट में हम इंडेक्स वाइज किस तरीके से आइटरेशन कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे चल के हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर इससे आपसे बात करेंगे, इसमें किस तरीके से लूपिंग्स की जाती है, किस तरह से डिक्शनरी को पार्स करते हैं, एक डिक्शनरी से दूसरी डिक्शनरी किस तरह से जनरेट की जाती है, लिस्ट ऑफ मल्टीपल डिक्शनरीज किस तरह से बनाई जाती हैं।
ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। जितना आप आगे डीप डाइव करेंगे उतना ही आप अंदर जाते चले जाएंगे। लिहाजा इतना अभी के लिए आपके लिए बहुत है। फिर उसके बाद जब हम लूपिंग्स के अंदर और इफ देन कंडीशंस में काम कर रहे होंगे तो चीज़ें एक दूसरे के साथ, अब एक जहन में बात रखिएगा, लिंकअप होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ आई होंगी। नहीं कोई चीज़ समझ में आती तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालिए। मैं आप कोशिश करूँगा कि जल्द आपको इनके जवाब दे सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन बच्चों के साथ जो पाइथन सीखना चाहते हैं और इस फील्ड में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं। तो नाम ध्यान में रखिएगा, लर्न ऑन अ बजट ऑफ टाइम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।